अस्सलाम वालेकुम। मल्टीपल स्टूडेंट्स जब मुझसे रब्ता करते हैं और बताते हैं कि उनका पीएमएस का या सीएसएस का इंग्लिश ऐसे फेल हुआ है, या वो बताते हैं कि उनका तहसीलदार का इंग्लिश ऐसे फेल हुआ है, या वो बताते हैं कि उनका एसडीओ का इंग्लिश ऐसे फेल हुआ है, या वो ये चाहते हैं कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे वो पास करना चाहते हैं, तो एक आंसर जो कि मेरी तरफ से कॉमन होता है तमाम कैंडिडेट्स के लिए, वो ये है कि आप अगर अपने इंग्लिश ऐसे के अंदर 10 असेंशियल एलिमेंट्स, 10 टूल्स जो हैं, 10 वेपन्स जो हैं, अगर वो अपने ऐसे के अंदर इनकारपोरेट कर लें, इंटीग्रेट कर लें, तो आप अपने इंग्लिश ऐसे को पास कर सकते हैं। वो 10 एलिमेंट्स कौन से हैं, वो 10 टूल्स कौन से हैं, जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं, एसेंशियल प्रिंसिपल्स भी हैं, एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं, एसेंशियल वेपन्स भी हैं, वो हम मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। अगर ये 10 एलिमेंट्स आपके इंग्लिश ऐसे में होते हैं, आप उसको इनकारपोरेट कर लेते हैं इन 10 एलिमेंट्स को, तो ये करीन कयास है कि आप आपका इंग्लिश ऐसे पास कर पाएंगे, चाहे वो पीपीएससी का इंग्लिश ऐसे हो या एफपीएससी का इंग्लिश ऐसे हो। जरा देखते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और ये जो 10 एसेंशियल टूल्स या एसेंशियल टेक्निक्स भी कह सकते हैं, या एसेंशियल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, इनमें से सबसे पहला जो एलिमेंट है, ये बेसिकली आपके ऐसे के अंदर वेपन्स हैं जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि आपका ऐसे फेल ना हो। पहला एलिमेंट्स है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन को हम कहते हैं किसी चीज को एक्सपोज करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को एलेबोरेट करना, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टर्म को अपने इंग्लिश ऐसे का जो आपका सब वो टॉपिक है, उसके अंदर कोई ऐसी टर्म हो सकती है जो कि आप कह सकते हैं तवज्जो तलब हो, या आप कह सकते हैं कि दैट टर्म और दैट वेरिएबल नीड्स टू बी डिफाइंड, नीड्स टू बी एक्सप्लेन। तो आप जब किसी अपने ऐसे के टॉपिक के अंदर जो इंतहाई इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, या जो इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब आप उसको डिफाइन करते हो, एलेबोरेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, एक्सपोज करते हो, उसका उसके जो मानी, उसके मफाहिम को जब तश्ते अज़बाम करते हो, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जरा देखिएगा, अगर आप इंग्लिश ऐसे में के इंट्रोडक्शन में या किसी पैराग्राफ में अगर ये लिखते हैं कि क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू और इम्प्लाइज टू और इट मीन्स टू, climate change refers to long-term alterations in temperature and weather patterns primarily caused by human activities such as burning fossil fuels। अब आपने जहां क्लाइमेट चेंज को डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, एलेबोरेट किया है, तो ये क्या है, आपने एक्सपोजिशन की है, आपने एक्सप्लेनेशन की है। तो इंग्लिश ऐसे के अंदर आप, अगर आप इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक चूज करते हैं जिसमें कोई ऐसे ऐसा वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, टॉपिक है इकोनॉमी इज अ की टू डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो इकोनॉमी क्या है और डेवलपमेंट क्या है, ये दो वेरिएबल है, इनको आप लाजमी डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, तो ये क्या हो गया, एक्सपोजिशन। तो जो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं टॉपिक्स के अंदर, इंग्लिश ऐसे के अंदर, जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं ये एक्सपोजिशन है, और इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं, आपका जो ऐसे होता है वो मजीद मजीद मजबूत होता है। दूसरा जो टर्म, जो एसेंशियल एलिमेंट है या वेपन है या टूल है या टेक्निक है, वो है आर्गुमेंटेशन। आपको आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करना आने चाहिए। आर्गुमेंटेशन क्या है, आप जब रीजन पेश करते हो किसी चीज की, जब आप अपने पेपर चेकर को परसुएड करते हो, यानी उसे कन्विंस करते हो, यानी उसे कायल करते हो किस तरफ, जो बात आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो बात, जो आपका मौकफ है, जो आपका स्टांस है, जो आपका आर्गुमेंट है, जो आपका नुक्ता नजर है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके साथ जब आप उसको कन्विंस करते हो, परसुएड करते हो, रीजन देते हो, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंटेशन, आर्गू करना। जब आप अपने आर्गुमेंट्स को लॉजिकल वे में एविडेंस के साथ, किसी चीज का कोई ना कोई दलील तो होनी चाहिए ना, तो आपका अगर कोई आर्गुमेंट है क्लाइमेट चेंज की फेवर में या उसके अगेंस्ट में, चैलेंजेस के हवाले से, सोल्यूशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, कोई भी टॉपिक है, तो जब आप अपने पॉइंट की, अपने स्टांस की फेवर में कोई दलील देते हो, एविडेंस देते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो, रीजन पेश कर रहे होते हो, आप आर्गू कर रहे होते हो, आप अपने पेपर चेकर को कन्विंस कर रहे होते हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हो कि सोशल मीडिया नेगेटिवली इंपैक्ट्स मेंटल हेल्थ बिकॉज, अब आपने बिकॉज के बाद जरा देखिएगा, आप रीजन देंगे कि सोशल मीडिया नेगेटिवली अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को, बिकॉज स्टडीज शो इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग एक्सेसिव यूजर्स। अब आपने सोशल मीडिया के बारे में बताया कि ये मेंटल हेल्थ को क्या करता है, नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, और उसके बाद बिकॉज लिख के आपने रीजन दी, बेसिकली आपने कन्विंस किया, परसुएड किया, कायल किया किसको,
पेपर चेकर को कि वाकई सोशल मीडिया जो है वो मेंटल हेल्थ को क्या करता है, डेटीरियोरेट करता है, नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, एडवर्सली इंपैक्ट करता है। किस तरीके से? कि इससे एंजाइटी और डिप्रेशन होती है जो लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये क्या किया, आपने आर्गूमेंट दिया, आर्गूमेंटेशन दी, आपने कन्विंस किया, आपने रीजन दी, आपने परसुएड किया। तो आपने इंग्लिश ऐसे के अंदर आर्गूमेंटेशन लाजमी करनी होती है, आर्गूमेंट्स लाजमी देने होते हैं लॉजिकल वे में। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है, या तीसरा जो तीसरी टेक्निक है इंग्लिश ऐसे को मजबूत बनाने के लिए, वो है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेट से वर्ड निकला है। जब आप किसी चीज की एग्जांपल देते हो, मिसाल देते हो, एविडेंस देते हो, तो आप बेसिकली उसको इलस्ट्रेट कर रहे हो। इलस्ट्रेट का मतलब है किसी चीज को ऐसे बयान करना कि वो चीज आंखों के सामने आ जाए, वो चीज आंखें समझे, कान समझे, वो चीज आपका दिमाग समझे, प्रोसेस करे कि हाँ वाकई ये बात ठीक है। उसकी ये दलील ऐसे देते हैं, उसकी उसको ऐसे उसको ऐसे एग्जाम्पलीफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई पॉइंट देते हैं, कोई आर्गुमेंट देते हैं, तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उसको सपोर्ट करें। जो आप जो बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब आबादी बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, या क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो उसकी कोई कोई एग्जाम्पल दें, उसको इलस्ट्रेट करें, रियल लाइफ से कोई एविडेंस दें उसको। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस, ये वर्ड जो लिखा जाता है फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस दोनों का एक ही मतलब है। आप लिखते हैं कि पाकिस्तान फेस्ड सेवरल फ्लड्स इन 2022, हाईलाइटिंग द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप बताते हो कि जब मिसाल के तौर पे 2022 में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए, जिससे पता चला कि क्लाइमेट चेंज के बड़े नेगेटिव तबाह कौन असरात हैं। तो अब यहाँ पे आप बता रहे हो बेसिकली कि पाकिस्तान के अंदर 2022 में ये जो फ्लड्स आए वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज के मुज़र असरात हैं वो बेसिकली। तो आपने क्या किया, एक वजाहत दी, आपने को रियल लाइफ एग्जांपल दी कि 2022 में पाकिस्तान में सैलाब आए, क्लाइमेट चेंज की वो मैनिफेस्टेशन है। तो इसमें आपने क्या किया, बेसिकली इलस्ट्रेट किया। इलस्ट्रेशन से भी आपका इंग्लिश ऐसे मजबूत होता है, कंक्रीट बनता है। चौथा, आपको अपने ऐसे के अंदर जो एसेंशियल टूल यूज करना चाहिए वो है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। जब आप सिमिलर चीजों को इकट्ठा करते हैं, या जो मुखालिफ या कम अपोजिट जो चीजें होती हैं, जो मुतजाद चीजें होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको जब आप इकट्ठा लेके आते हो, तो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम मैचिंग में भी पहनते हैं, कंट्रास्ट में भी पहनते हैं। तो मैचिंग से भी खूबसूरती बनती है, बाद वक्त कंट्रास्ट से भी चीज़ खूबसूरत हो जाती है, प्रेजेंटेबल हो जाती है, दिलकश हो जाती है, दिलफरेब हो जाती है, आई कैचिंग हो जाती है, प्रेजेंटेबल हो जाती है। तो देखिएगा, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज, कि वो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी तरह नहीं, उनकी उनसे मुखालफ, उनसे उनके अपोजिट। अनलाइक का मतलब है उनके अपोजिट। डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में पाकिस्तान लैक्स सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैकल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं आप कहते हैं उनके बरक्स, अनलाइक का मतलब होता है बरक्स, तरक्की याफ्ता ममालिक के बरक्स पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ताकि हम अब जो माहौल के मसाइल हैं उनको हल कर सकें। अब आपने क्या किया, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन किया। कहीं पे पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि करीब करीब मुल्क हैं, दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो आप पाकिस्तान का और इंडिया का जब आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, या उनके दरमियान में सिमिलर बातें बताते हैं, तो ये सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस या कंपैरिजन या कंट्रास्ट, इससे भी आपका जो ऐसे का जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर होता है वो मजबूत होता है। और जब पैराग्राफ मजबूत होता है तो आपका इंग्लिश ऐसे मजबूत होता है। इसी तरह पांचवा एलिमेंट जो कि आपको अपनी इंग्लिश ऐसे में इनकारपोरेट या इंटीग्रेट करना चाहिए, वो है कॉज एंड इफेक्ट। बाद वक्त आप कोई वजह बताते हो और बताते हो कि इसका असर ये है, इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट ये है। जब आप कोई चीज को, किसी चीज की वजाहत करने के लिए अपने आर्गुमेंट की, जब आप रीजन देते हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेज देते हो, तो आप कॉज एंड इफेक्ट दे रहे होते हो, बताते हो कि ये वजह है और उसका ये असरात आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि पुअर गवर्नेंस लीड्स टू करप्शन। कि ये जो पुअर गवर्नेंस है, जिनके जब आप गवर्नेंस आपकी कमजोर होती है तो उससे बदउनवानी या करप्शन होती है, विच अल्टीमेटली वीकन स्टेट इंस्टीट्यूशन। कि पुअर गवर्नेंस है, प्रॉपरली इदारे काम नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, पुअर गवर्नेंस है, उससे बदउनवानी या करप्शन हुई। करप्शन से जो स्टेट के इदारे हैं, रियासती इदारे जो हैं, वो क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने एक वजह बताई, क्या चीज, कि पुअर गवर्नेंस है, उसका आपने इफेक्ट बताया कि करप्शन है, और फिर उसका इफेक्ट बताया कि करप्शन से क्या होता है, इदारे मुल्क के कमजोर होते हैं। तो ये क्या है, आप कॉज बता रहे हो पुअर गवर्नेंस, उसका इफेक्ट बता रहे हो करप्शन और स्टेट इंस्टीट्यूशन की तबाही।
तो ये क्या है, आप कॉज एंड इफेक्ट से जब बात करते हैं अपने ऐसे के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर, ऐसे के जो पैराग्राफ्स होते हैं उससे आपके पैराग्राफ की जान मजबूत होती है, आपका पैराग्राफ स्ट्रांग बनता है। और आपका जब पैराग्राफ स्ट्रांग होता है तो इसका मतलब है कि आपका इंग्लिश ऐसे मजबूत होता है और स्कोरिंग बन जाता है और उसमें आप पास हो जाते हो। इसी तरह एक छठा एलिमेंट जो कि आपको अपने इंग्लिश ऐसे में इनकारपोरेट करना चाहिए, जिससे ऐसे की वर्थ में इजाफा होता है, ऐसे के अंदर जान पड़ती है, ऐसे की वेटेज बढ़ती है, वो है कोटेशन। जब आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन देते हो या किसी एक्सपर्ट या सेलिब्रिटी की या किसी लीडर की कोई फेमस कोट देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि नेल्सन मंडेला राइटली सेड, नेल्सन ने सही तौर पे कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कि एजुकेशन एक बहुत मजबूत हथियार है जिससे आप दुनिया को चेंज कर सकते हो। अब ये क्या है, अगर आप एक इंग्लिश ऐसे लिख रहे हो जो एजुकेशन के ऊपर है, तो आप नेल्सन मंडेला का आपने जब कोट लिखा, तो अब नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती है कि वो गोरों को और कालों को गोरों के बराबर का हकूक देने की का अलमबरदार था। 27 साल उसने जेल में गुजारे, साउथ अफ्रीका से था। फिर बाद में जब वो जेल में गुजारने के बाद जब वापस निकला, तो साउथ अफ्रीका ने उनको अपना लीडर बनाया। वो उसने यानी कि वो हुकूमत संभाली, बागडोर संभाली। तो आप किसी फेमस पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटीज की या लीडर का जब कोट देते हो अपने ऐसे ऐसे के अंदर, तो उससे ऐसे क्या होता है, आपका ऐसे मजबूत होता है। तो कोटेशंस भी आपको देनी चाहिए पूरे ऐसे में। 1 से 2 कोटेशन काफी होती हैं वैसे। ऐसे का स्टार्ट भी कोटेशन से कर सकते हैं, ऐसे का एंडिंग भी कोटेशन से कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट कि वो कोटेशन इररिलेवेंट ना हो, रेलेवेंट हो, ऐसे के मुताबिक हो। अब इंग्लिश के ऊपर ऐसे हो तो आप इस किस्म की कोटेशन, सॉरी एजुकेशन पे ऐसे हो तो इस किस्म की कोटेशन दे सकते हो। उसके बाद सातवां एलिमेंट जो कि आपको लाजमी इंग्लिश ऐसे में अपने में इनकारपोरेट या इंटीग्रेट करना चाहिए, वो है स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर या इंडेक्स। इससे क्या होता है, आपके ऐसे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि उन लोगों को यकीन आता है कि वाकई आप इंग्लिश ऐसे लिखना जानते हैं। और मिसाल के तौर पे स्टैटिस्टिक्स या फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान लिटरेसी रेट रिमेन्स अराउंड 60%, इंडिकेटिंग सीरियस एजुकेशनल चैलेंजेस। आप बताते हो कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का जो शरह खानगी है वो 60% के करीब है। इसका मतलब है कि 100 में से 60% लोग पढ़े लिखे हैं, 40% अनपढ़ हैं। तो इससे क्या है, इसका मतलब है सीरियस एजुकेशनल चैलेंजेस पाकिस्तान में हैं। अब बात तो आपने ये कहना चाह रहे हो पाकिस्तान के, एक इंग्लिश ऐसे लिख रहे हो जिसका ताल्लुक है एजुकेशन प्रॉब्लम के साथ या एजुकेशनल सिस्टम के साथ। तो आप बता रहे हो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट 60% है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं। अब इस आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से, ये एक बेसिकली स्टैटिस्टिक है, ये एक फैक्ट है, ये फिगर है, ये एक डाटा है, क्रेडिबल डाटा है। इससे आपकी ऐसे की जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो, जो आप ऐसे लिख रहे हो, उसकी वर्थ, उसकी वर्दीनेस, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडेंस, उसकी उसकी आप वेटेज बढ़ रही है। उसके बाद एक आठवां एलिमेंट जो कि आपको अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, वो है क्रिटिकल एनालिसिस। अक्सर जो पीएमएस, सीएसएस, तहसीलदार, एसडीओ पैरा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए या असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए जो इंग्लिश ऐसे होता है, उसमें आपसे रिक्वायर्ड होता है कि आप उसमें एनालिसिस करें। और क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है कि जब आप स्ट्रेंथ को बयान करते हो, वीकनेसेस को बयान करते हो, और वो जो स्ट्रेंथ और कोई चीज़ अगर स्ट्रांग है, कोई चीज़ अगर वीक है, अगर सपोज गुड गवर्नेंस है तो ये स्ट्रेंथ है, वीक गवर्नेंस है या पुअर गवर्नेंस है तो ये वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ होगी तो उससे क्या होगा, वीकनेस होगी तो उससे क्या होगा, इनकी उसकी इंप्लीकेशंस, उसके असरात क्या होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस। मिसाल के तौर पर जरा देखिएगा, आल्दो अगरचे सीपेक हैज बूस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगरचे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मजबूत हुआ है, कंसर्न्स अबाउट डेट सस्टेनेबिलिटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लेकिन ये जो तहफुजात हैं कि इस जो डेट है, ये जो हम कर्जा ले रहे हैं चाइना से, कि वो हमें हमारे पास पुल बनाए, रास्ते बनाए, इस डेट की जो सस्टेनेबिलिटी है कि ये डेट हमारे लिए खातिर खा फायदा मंद नहीं होगा, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब ये क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस पेश किया आपने कि अगरचे सीपेक का इंफ्रास्ट्रक्चर, सीपेक से चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में आया है, फायदा भी हुआ है, लेकिन हम हमारी जो इकोनॉमी है उसमें उसके ऊपर डेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सीपेक से जो प्रोजेक्ट्स होंगे काफ़ी अर्सा तक, कई सालों तक हमारे से जो है वो टैक्स वसूल करता रहेगा चाइना। तो अब आपने बताया कि उधर से तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंप्रूव हुआ है सीपेक से, लेकिन ये तो स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकनेस साथ ये है कि डेट की सस्टेनेबिलिटी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब ये क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस आपने किया है। इसी तरह आठवां नौवां एलिमेंट जो कि आपको ऐसे में इंग्लिश ऐसे में इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट या शामिल करना चाहिए, वो क्या है कि ऐसे के अंदर कोहेरेंस पैदा करे, कोहिजन पैदा करे। कोहिजन होता है जब चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं, सेंटेंस से सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है, पैराग्राफ से पैराग्राफ जुड़ा होता है, कनेक्टिविटी होती है,
कोहेरेंस का होती है, यानी कि आपस में चीजें, कोहेरेंस का मतलब है कि चीजें एक चीज से दूसरी चीज निकल रही होती है, चीजें आपस में आइसोलेटेड पीसेज ऑफ पैराग्राफ नहीं होते, हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा होता है, पिछले से भी और अगले से भी। इसको हम कोहेरेंस एंड कोहेजन कहते हैं, जिससे एक लॉजिकल फ्लो आता है। किसके थ्रू? कनेक्टर के थ्रू। अगर आप कनेक्टर यूज करते हो तो उससे क्या होता है, आपका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है, कोहेरेंस होती है, कोहिजन होती है। कोहिजन होता है किसी चीज का आपस में मिला हुआ होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस किस्म के वर्ड यूज करते हो, मोर ओवर मजीद बरा, हाउ एवर ताहम, ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे, कंसिक्वेंटली नतीजतन, इन कंट्रास्ट, इसके अपोजिट जो भी आप कंट्रास्ट पेश कर रहे हो। तो ये जो कनेक्टिंग मार्कर्स हैं या कनेक्टर्स हैं, इससे क्या है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से, एक ख्याल दूसरे ख्याल से क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है, कोहेजन है, कोहेरेंस है। तो ये भी आपके ऐसे को मजबूत बनाता है, ये भी एक असेंशियल एलिमेंट है, आपको ऐसे में ये लाजमी शामिल करना चाहिए, ये एक टेक्निक है ऐसे को पास करने की। उसके बाद आखिरी एलिमेंट जो कि आपको इंग्लिश ऐसे में लाजमी इंश्योर करना चाहिए, चाहे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे हो, या सुपरिटेंडेंट जेल का, या एसटीओ पैरा का, या तहसीलदार का, पीएमएस का, या सीएसएस का, या असिस्टेंट डायरेक्टर का, कोई भी इंग्लिश ऐसे हो, आपको इंग्लिश ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लाजमी शामिल करनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है, जो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के आखिरी जो एक दो लाइन होती है, उसमें थीसिस स्टेटमेंट होती है, और वो क्या होती है, पूरे ऐसे की 1 या 1.5 लाइन में, या मैक्सिमम 2 लाइन में समरी होती है, 1 लाइन समरी, 2 लाइन समरी होती है, पूरे ऐसे का सेंट्रल थीम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे का पैराग्राफ लिखते हैं, सॉरी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते हैं, उसके आखिरी सेंटेंस में अगर आप लिखते हो कि दिस ऐसे, जो आप लिख रहे हो, जिसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ ऑलमोस्ट मुकम्मल करने वाले हो, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइन में अगर आप लिखते हो कि दिस ऐसे argues that argues that despite its challenges, democracy remains the most viable system for sustainable governance, कि अगरचे इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, किस चीज़ के, जमहूरियत के, डेमोक्रेसी रिमेन्स द मोस्ट वायबल सिस्टम, जमहूरियत एक बेहतरीन निज़ाम है, जो कि किसके लिए ज़रूरी है, सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए। अब ये जो लाइन है, अगर आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की आखिरी लाइन है, तो ये बताएगी कि ये जो ऐसे है, इस ऐसे के अंदर बताया गया है कि डेमोक्रेसी के कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन ये बड़ा वायबल सिस्टम है, यानी कि बड़ा नफा बख्श हमारे पास सिस्टम है, या मुफीद सिस्टम है, जिससे क्या आती है, डेमोक्रेसी से सस्टेनेबल गवर्नेंस आती है। यानी कि इस ऐसे के अंदर, इस सेंटेंस से, जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के एंड पे लिखी जाती है, जो थीसिस स्टेटमेंट कहलाती है, जो पूरे ऐसे का थीसिस होती है, निचोड़ होती है, एक्सट्रैक्ट होती है, एसेंस होती है, 1 और 2 लाइन समरी होती है, सेंट्रल थीम होता है। तो थीसिस स्टेटमेंट में अगर आप इस किस्म की बात लिखते हो कि दिस ऐसे argues that despite its challenges, democracy remains the most viable system for सस्टेनेबल गवर्नेंस, इससे आप ये बताना चाह रहे हो कि इस ऐसे के अंदर मैं ये बात बताऊंगा या बताऊंगी कि अगरचे डेमोक्रेसी के कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो सस्टेनेबल गवर्नेंस को इंश्योर करती है। तो डेमोक्रेसी के चैलेंजेस और उसके कुछ पॉजिटिव असरात आप डिस्कस करोगे, यानी कि आपके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की आखिरी लाइन थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ के एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि पूरा ऐसे किस बात के अगेंस्ट, किस सेंट्रल थीम के आसपास घूमेगा, इस ऐसे के अंदर मेन क्या चीजें डिस्कस होंगी, डेमोक्रेसी के चैलेंजेस और डेमोक्रेसी के पॉजिटिव इंपैक्ट्स या इफेक्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 10 के 10 एलिमेंट्स अगर आप अभी तक अपने इंग्लिश ऐसे में शामिल नहीं करते आए हैं, तो आप अपनी आने वाले जितने भी आप इंग्लिश ऐसे लिखेंगे, या अगर आप मुझसे इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन करवा रहे हैं, तो आप अपने ऐसे के अंदर ये 10 एलिमेंट्स हर सूरत, बाहर सूरत आप इनकारपोरेट करें, इंटीग्रेट करें, इन इन चीज़ों को शामिल मजमून करें, ताकि आपका इंग्लिश ऐसे मजबूत हो, स्ट्रांग हो, कोजेंट पीस ऑफ राइट हो, और कन्विंसिंग, परसुएसिव हो, स्ट्रांग हो, कन्विंसिंग हो, लॉजिकल हो, कोहेसिव हो, और कोहेरेंट हो। अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, तहसीलदार, एसटीओ पैरा, असिस्टेंट डायरेक्टर, पीएमएस, सीएसएस या मिनिस्ट्रियल जो पीएमएस है, उसके लिए इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंग्लिश ऐसे की कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, और इंग्लिश ऐसे को अवेल्युएट भी करता रहता हूँ। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जो पहला कमेंट होगा, जिसको मैं पिन कर दूंगा, उसमें मैं एक लिंक दूंगा, जिसको लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरा एक पोस्टर आ जाएगा, जिसमें व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मेंशन होगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके इंग्लिश ऐसी की कोचिंग और इंग्लिश ऐसी की एवोल्यूशन करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नया थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की इंग्लिश ऐसे के हवाले से मुफीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए थीम के साथ। अल्लाह हाफिज़।